हेलो एंड वेलकम टू इजी एग्जाम। तो अभी तक के चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि कैसे हम एनर्जी को यूज़ करते हैं और किस तरह से हमारे बॉडी जो है वो फंक्शन करती है एनर्जी का यूज़ करके, है ना। उसके बाद हमने देखा कि नोमैडिक लाइफ क्या होता है, नोमैडिक लोग कैसे होते थे, है ना, और वो किस तरह का भोजन करते थे और बाद में एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस में आया। उसके बाद हमने देखा क्रॉप किसे कहते हैं। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ क्रॉप, है ना, जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, और हमने खरीफ और रबी क्रॉप को डिटेल में जाना। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि हम एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर पाए, है ना। तो पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, है ना, छठा है हार्वेस्टिंग एंड सातवां स्टोरेज। तो आइए डिटेल से जानते हैं। पहला स्टेप जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। यानी अगर हम एग्रीकल्चर शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा कि सॉइल को प्रिपेयर करें, है ना। वो कैसे हम करेंगे? तो सॉइल को प्रिपेयर करने का मतलब सॉइल को टर्न कर देना है और उसको लूज कर देना है ना। टर्न करना यानी पलट देना, और उसको पलटेंगे तो लूज हो जाएगा। तो जो लूजन सॉइल होगा वो रूट्स को आराम से अलाउ करेगा ब्रीथ करने के लिए, है ना। जब सॉइल लूज होगा तो चाहे जितना भी गहरा रूट हो, वो रूट क्या करेगा, आराम से सांस ले पाएगा, है ना। और बिकॉज द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म, और जब सॉइल लूज होगा तो उस जो सॉइल है उस सॉइल में जो अर्थवर्म होंगे और जो माइक्रोब होंगे वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और सॉइल को फर्टिलिटी देंगे, है ना। और हम जानते हैं कि अर्थवर्म और माइक्रोब्स हैं वो फ्रेंड कहे जाते हैं। किसके फ्रेंड कहे जाते हैं? तो फार्मर के फ्रेंड कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो जो है वो भी सॉइल को टर्न करने में मदद करते हैं, यानी पलटने में मदद करते हैं, और सॉइल को ह्यूमस पहुंचाते हैं। ह्यूमस यानी नमी, है ना। आगे देखते हैं, बट वाई सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूज इन, यानी सॉइल को टर्न क्यों करें और लूज क्यों करें, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। साथ ही साथ डेड प्लांट्स एंड एनिमल जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो फिर वापस सॉइल में मिल जाते हैं, और जो डिकम्पोज होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वापस सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ, यानी हम जानते हैं कि सॉइल का ऊपर का कुछ लेयर ही सॉइल के जो प्लांट होते हैं उनके ग्रोथ में मदद करता है। बाकी नीचे का जो लेयर होता है वो क्या होता है, वो ऐसे ही यूजलेस हो जाता है। तो जब हम सॉइल को टर्न करते हैं तो जो नीचे का जो लेयर होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वापस से ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आ जाते हैं तो सॉइल जो है वो फिर से न्यूट्रिएंट्स से भर जाता है, फिर से उसमें वाटर एंड मिनरल्स आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सॉइल जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है और उसे पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल के प्रोसेस को कहते हैं प्लगिंग या फिर टीलिंग। इसे टीलिंग या फिर प्लगिंग भी कहते हैं, है ना। और ये किसकी मदद से किया जाता है? तो प्लगिंग है यानी प्लॉ की मदद से, प्लॉ यानी हल, हल की मदद से, या फिर जो कि बना होता है लकड़ी से या फिर आयरन से, है ना। इफ सॉइल ड्राई, अगर जो सॉइल है वो सूखा है तो पहले हम क्या करेंगे, उस पर वाटरिंग करेंगे यानी पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद प्लगिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल है वो गीला हो जाएगा और अच्छे से पलट जाएगा, है ना। गीला मिट्टी आसानी से टूट जाता है ना। इफ देयर इज अ क्रम, यानी ढेला टाइप का है, ऐसा ढेला टाइप का है, पत्थर टाइप का है ना, तो प्लॉव द फील्ड देन इट नीड्स टू ब्रेक द क्रम, यानी उसे भी हम कोड़ देंगे। कोड़ देंगे कैसे? प्लॉ की मदद से, या फिर आयरन प्लॉ की मदद से। वो कैसे? आयरन प्लॉ किस में यूज होता है? ट्रैक्टर में, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर्स बिफोर टिलिंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग द सॉइल, यानी पहले हम मैन्योर छिड़क देंगे उस पर, उसके बाद उस पर टिलिंग कर देंगे यानी प्लगिंग कर देंगे। तो उससे क्या होगा, मैन्योर जो है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाएंगे और उसके बाद जो है सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और कौन कौन से टूल यूज होते हैं प्लगिंग या फिर टिलिंग करने के लिए? तो एक तो जानते हैं कि प्लॉ है, दूसरा हॉ है, चौथा कल्टीवेटर है ना। अब
हम आगे जानते हैं कि ये प्लॉ हो या कल्टीवेटर होता क्या है। ठीक है, तो अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब चौथा स्टेप, ये तीसरा स्टेप क्या है, सोइंग। दूसरा स्टेप क्या है, सोइंग। सोइंग यानी बोना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और फार्मर पेपर्स यूज सीड विच हैव हाई यील्ड, यानी जो जो सीड ज़्यादा उपज देगा उसे फार्मर प्रेफर करते हैं। आप चेक कैसे करें कि जो सीड है वो अच्छा है कि नहीं, तो जब बोने से पहले हम क्या करते हैं, उसे पानी में भिगो देते हैं सीड को। तो जो बढ़िया सीड होता है वो तो नीचे चला जाता है ना। और जो सीड खराब होता है वो कैसे पता चलेगा, तो जब सीड खराब होता है तो वो अंदर से खोखला हो जाता है, और खोखला चीज हमेशा पानी में तैरता है। तो जो खराब सीड होगा वो क्या होगा, पानी में तैरेगा, तो उसे हम निकाल देंगे, यानी वो खराब सीड है ना। इससे पता चलता है कि सीड डैमेज है। अब देखो, ट्रेडिशनल टूल्स shaped like funnel and seeds are filled into the funnel, passed down the 2 or 3 pipes having sharp ends. These feeds into the soil and place the seed into the soil. अब क्या होता है कि पहले ट्रेडिशनल टूल्स होता था, एक हल टाइप का होता था ऐसे, और इसमें पाइप लगा होता था, 3-4 पाइप लगा रहेगा, और अंदर से नीचे से ये पतला होगा। तो जब हम इसमें सीड डालेंगे, ऐसे गोल बना होता था और ये सारा पाइप से कनेक्ट होता था। जब हम इसमें सीड डालेंगे तो नीचे ये क्या होगा, गड्ढा करेगा, और गड्ढे में लाइन से सीड को बिछा देगा। तो इससे क्या होगा, एक तो सॉइल के अंदर जो सीड है वो डीप रूट में चला जाएगा, अंदर गड्ढे में चला जाएगा, और ऊपर से ये दिखेगा भी नहीं, है ना। और लाइन बाय लाइन हो जाएगा, क्योंकि पाइप एक डिस्टेंस पे है, तो एक डिस्टेंस पे वो सीड को डालता हुआ जाएगा, है ना। सीड ड्रिल यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर की मदद से क्या सीड ड्रिल का यूज करते हैं ट्रैक्टर में, और वो भी मशीन के द्वारा बो दिया जाता है सीड को। इससे क्या होता है कि जो सीड होता है ये यूनिफॉर्मल डिस्टेंस पे, यानी एक निश्चित डिस्टेंस पे, अगर यहाँ है तो फिर यहाँ सीड होगा, यहाँ सीड होगा, यहाँ सीड होगा, तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे और मिनिमम क्वांटिटी पे सीड को बोआ जा सकता है। इससे क्या होगा, एक तो टाइम का भी बचत होगा, क्योंकि अगर लेबर लगेगा तो वो ज़्यादा समय लेंगे, और मशीन है तो तुरंत हो जाएगा, और लेबर का भी कॉस्ट बचेगा, टाइम और लेबर दोनों बचेंगे। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड तो अवॉइड करता है ओवर क्राउडिंग का। अगर एक ही जगह पे बहुत सारा सीड हम बो देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा प्लांट ग्रो करेगा, और यहाँ का जो मिट्टी होगा वो इतने सारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा, और दूसरा ज़्यादा पेड़ एक ही जगह पे उग जाएगा प्लांट, तो जो सनलाइट है वो सब पे बराबर नहीं पड़ पाएगा, तो इससे न्यूट्रिएंट्स और वाटर दोनों का हानि है। अब हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर किसे कहते हैं। ठीक है, यानी तीसरा स्टेप होगा एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो पहले हम जानेंगे कि फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, फिर जानेंगे कि मैन्योर किसे कहते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है, एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी इसे क्या गया, इंसान के द्वारा बनाया जाता है, मैन मेड है, और ये एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये एक न्यूट्रिएंट्स का एक पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी ये जो है सॉइल को ह्यूमस यानी नमी नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, क्योंकि ये सूखा होता है तो नमी नहीं पहुंचा पाता है। लेकिन इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। किसमें किसमें, नाइट्रोजन में, फोस्फोरस में, पोटेशियम में, जिसको कॉम्बिनेशन होता है एनपीके, ये तीनों कॉम्बिनेशन होता है एनपीके, नाइट्रोजन फोस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ये सारे में ये रिच होता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो पहले से केमिकल यूज किया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन डाला जाता है, फॉस्फोरस डाला जाता है, पोटेशियम डाला जाता है, जो कि सॉइल को चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाता है। हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड, यानी ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए क्रॉप को ये सारे फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। जैसे वीट के क्रॉप में, पैडी के क्रॉप में, मेज के क्रॉप में फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। लेकिन एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर लीड्स टू सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज, यानी ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज कर देंगे तो सॉइल का फर्टिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, और जो वाटर है वो पॉल्यूट होने लगेगा। क्यों पॉल्यूट होने लगेगा, क्योंकि ये तो केमिकल होता है ना। जितना चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स उससे ज़्यादा मिल जाता है कभी कभी,
तो सॉइल क्या होता है, अपना अडेप्टेबिलिटी खो देता है। तो जब सॉइल में अपना अडेप्टेबिलिटी खो देगा तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सॉइल को हम बाहरी रूप से उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, बाहरी रूप से उसको हम न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं, वो खुद ब खुद न्यूट्रिएंट्स को पैदा नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे बाहर मैन मेड तरीके से उसे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सॉइल अपना फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज कर जाएगा। अब हम जानते हैं कि मैन्योर क्या होता है। तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस है। क्या? कैसे? जैसे कैटल डंग हो गया, प्लांट का जो बचा हुआ है हिस्सा, जैसे छिलका हो गया, है ना, जो नहीं खाए सब्जी वो हो गया कच्चा, आर एडेड इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी हम क्या करते हैं, नेचुरल तरीके से, जैसे गोबर हो गया, प्लांट का रेसिड्यू हो, ये सब हम प्लांट में या फिर फील्ड में ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सॉइल जो है फर्टिलाइज हो जाता है। अब ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजर था वो तो ह्यूमस नहीं पहुंचाता, लेकिन ये जो है मैन्योर, वो बहुत सारा ह्यूमस सॉइल को देता है। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी ये नेचुरल तरीके से है, तो जाहिर सी बात है ये केमिकल से थोड़ा सा पीछे ही रहेगा। तो ये जो है कम न्यूट्रिएंट्स देता है, किसके मुकाबले, जो फर्टिलाइजर है उसके मुकाबले। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, है ना। लगातार अगर हम किसी फील्ड में अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप को बो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। डैट इज वाई फार्मर जो है ऐड मैन्योर टू द फुल। इसीलिए जो फार्मर है जो मैन्योर ऐड करते हैं, ताकि वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स और भी दे पाए। क्योंकि हम लगातार एक सीजन खत्म नहीं हुआ तो दूसरे सीजन में हम क्रॉप रोप देते हैं, तो इससे क्या होता है, लगातार सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाता है, धीरे धीरे उसका न्यूट्रिएंट्स कम होते जाता है, तो उससे जो है वो प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए हम उसमें मैन्योर ऐड करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। फार्मर डंप प्लांट्स एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउज इट टू डिकम्पोज। यानी फार्मर क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, उसमें प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, काऊ डंग, ये सारे जो नेचुरल चीज़ें होते हैं वो उसमें डाल देंगे और खुले में छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, जो माइक्रोब्स हैं वो उसको डिकम्पोज कर देंगे और यहाँ पे मैन्योर तैयार हो जाएगा, है ना। एंड दीज डिकम्पोज मैटर इज यूज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। यानी ये सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाएंगे। अब ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। यानी इसे फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है और फर्टिलाइजर में नहीं होता है। इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बने होते हैं, तो सॉइल को लगता है कि ये हम ही बना रहे हैं फर्टाइल, हम ही जो सॉइल को फर्टाइल कर पा रहे हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जब ये नेचुरल तरीके से बना है तो इसमें माइक्रोब जो क्या आएंगे, नेचुरल तरीके से आएंगे, और फर्टिलाइजर में माइक्रोब नेचुरल तरीके से नहीं आते क्योंकि ये केमिकल के द्वारा बना होता है। मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, और ये सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है। पोरस यानी छोटे 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 छेद बना देता है। तो छेद बनाने से क्या होता है, जो सॉइल के अंदर जो रूट है वो अच्छे से सांस ले पाते हैं, और सॉइल के अंदर जो माइक्रोब है वो भी अच्छे से सांस ले पाते हैं, अर्थवर्म है वो भी अच्छे से सांस ले पाते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, तो फर्टिलाइजर का यूज अगर बढ़ा दें मैन्योर के मुकाबले, तो सॉइल जो है वो फर्टाइल ज़्यादा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैन्योर जो है वो कम फर्टाइल होता है किसके मुकाबले, फर्टिलाइजर के मुकाबले। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो सॉइल का फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज कर देता है ना। इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है ना, लेकिन फर्टिलिटी सॉइल का बढ़ाता है कौन है, फर्टिलाइजर। लीव द सॉइल अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू क्रॉप्स, यानी जब दो सीजन के बीच में हम एक सीजन जो है वो सॉइल को अनकल्टिवेटेड छोड़ सकते हैं। क्रॉप को अनकल्टिवेटेड छोड़ेंगे तो क्या होगा, सॉइल को ज़्यादा समय मिलेगा और वो अच्छे से फर्टाइल हो पाएगा। क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। यानी जैसे नॉर्थ इंडिया में फार्मर क्या करते हैं, ग्रो लेजिमस क्रॉप्स एज अ फॉडर इन वन सीजन। फॉडर क्या होता है, चारा को कहते हैं फॉडर। एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, यानी एक सीजन वो चारा बोएंगे लेजिमस को, दूसरे सीजन वो क्या करेंगे, दूसरे सीजन वो क्रॉप को यानी वीट को ग्रो करेंगे, है ना। और इसमें लेजिमस में होता क्या है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं। ये क्या करता है,
कि जो लेजमस का रूट होता है उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत अहम भूमिका निभाता है फर्टाइल करने के लिए, यानी अच्छे से ग्रो हो पाएगा क्रॉप तभी जब उसमें अच्छे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद होगी। तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है वो सॉइल में पहुंचा देता है। कौन? राइजोबियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन को रूट में पहुंचाता है, यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को डायरेक्ट हम नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम उसे कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन में। तो ये कौन काम करता है? राइजोबियम काम करता है ना। आगे देखते हैं। अब इरिगेशन, यानी इरिगेशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हम लोग, उसके बाद नोमैडिक लाइफ क्या होता है वो पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्रॉप पढ़े हैं, कितने टाइप के क्रॉप होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप ये पढ़ चुके हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ चुके हैं, सोइंग पढ़ चुके हैं, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इरिगेशन, उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, और उसके बाद एक दो पॉइंट देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।